बच्चों, बचपन कितना प्यारा होता है ना। बस मस्ती ही मस्ती होती है। कभी आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कभी बैडमिंटन, कभी छुपन छुपाई तो कभी घर में बैठ करके कोई खेल। सच में बहुत प्यारा होता है ये बचपन। बचपन मानव जीवन की वह पहली सीढ़ी है जो अपने अंदर कुछ विशेष अनुभवों को समेटे हुए है। लेखक ने इन्हीं बचपन की यादों को प्रस्तुत किया है। लेखक गुरदयाल सिंह के इस संस्मरण के माध्यम से हम उनके बचपन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लेखक गुरदयाल सिंह जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 10 जनवरी 1933 को पंजाब में हुआ तथा इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2016 को भटिंडा में हुई थी। इनकी भाषा पंजाबी थी। रचनाएं थी मणि दा दीवा, परसा, रेत की इक्क मुट्ठी, रूखे मिस्से बंदे आदि। इन्हें जो पुरस्कारों की प्राप्ति हुई है वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम गुरदयाल सिंह जी को जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से बचपन में शरारतें की थी। उन्होंने कैसे अपने बचपन को जिया था। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का एक सा हाल होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। लेखक बता रहे हैं कि जब मैं खेला करता था तो मेरे जैसे ही सारे बच्चे हुआ करते थे, जो कभी स्लीपर नहीं पहनते थे। फटी मैली सी उनकी कच्ची हुआ करती थी। टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे हुए कुर्ते होते थे। मतलब वे फटे हुए कुर्तों की बात कर रहे हैं जिनमें बटन तो हुआ ही नहीं करती थी और उनके हमेशा बाल बिखरे रहते थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और फिर फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। एक तो कपड़े फटे हुए और लकड़ी पर जैसे ही गिरते थे तो वहां से और खिंच जाते थे, जिससे उनके कुर्ते और फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां। पिंडलियों का अर्थ होता है बच्चों घुटने और टखने के बीच का पिछला मांसल भाग। पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की बजाय और पिटाई कर देती। ऐसा क्यों करती थी? इसलिए कि वे अपने बच्चों को तो बड़े प्यार से तैयार करती थी, लेकिन जब वापस आते थे ये बच्चे तो रेत से सने हुए, खून बह रहा है, तो उन्हें गुस्सा बहुत आ जाता था और इस कारण से वे बच्चों को मलहम लगाने की जगह पर पिटाई कर देती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। गुस्सैल का अर्थ होता है बच्चों गुस्से वाला। पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। कुछ बच्चों के पिताजी बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे। वे जब बच्चों को मारते थे तो उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता था कि बच्चे के शरीर से कहाँ से खून बहने लगा है या उन्हें कहाँ पर चोट लगी हुई है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी वे दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते थे। बच्चों पर इस पिटाई का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वे दूसरे दिन इन सारी पिटाई को, इस सारी मार को वो भूल जाते थे और फिर वहीं चले जाते थे अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ट्रेनिंग का अर्थ है बच्चों प्रशिक्षण। जब लेखक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, तब उन्होंने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा और तब उन्हें समझ में आया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है। भले ही उनकी बहुत बुरी पिटाई भी क्यों ना हो जाए, तब भी वे खेलना जरूर चाहते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके जितने अधिकतर मित्र थे, बहुत सारे जो साथी थे, वे उनके ही जैसे परिवारों के थे। उनके जैसे परिवारों के अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वे दूसरे गांवों से आकर के एक जगह पर बस गए थे। 2-3 घर हुआ करते थे, कुछ उजड़ी सी गली हुआ करती थी जहाँ वे लोग एक साथ मिल करके रहते थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल भी गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जोर जबरदस्ती की।
यहाँ पर बच्चों लेखक कह रहे हैं कि उनकी आदतें, उनके जो मित्र थे, वे सभी की आदतें एक दूसरे से मिलती जुलती थी। वह कैसे मिलती थी? वे कभी स्कूल नहीं जाते थे। लेखक कहते हैं कि वे उन लोगों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, जिसके कारण से वे कभी भी स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन उनमें से जो कुछ गए भी, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और इस कारण से वे अपने बैग को, अपना जिसमें पूरी कॉपी किताबें रखते हैं, वे वो वाले बैग को वे तालाब में फेंक आए और फिर इसके बाद स्कूल कभी नहीं गए। और उनके माँ बाप ने भी ज़बरदस्ती नहीं की। बच्चों, उस समय वे, उनके माँ बाप और ना ही बच्चे पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते थे, जिसके कारण वे उसकी महत्ता को न जानने के कारण ये सारे काम करते थे। यहाँ तक कि परचूनिये, आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? बच्चों, यहाँ पर परचूनिये का आशय है राशन की दुकान वाला और आढ़तिये का आशय है जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ तक कि परचूनिये, आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते थे। अर्थात कुछ माता पिता ऐसे भी होंगे जो कि अपने बच्चों को गरीबी के कारण नहीं भेज पा रहे हैं स्कूल, लेकिन परचूनिये और आढ़तिये भी अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। इसका मतलब है जिनके पास पैसा था, जो अमीर व्यक्ति थे, वे भी अपने बच्चों को भेजना जरूरी नहीं समझते थे। और कभी कोई स्कूल का शिक्षक या अध्यापक किसी भी माता पिता से यह पूछ लेता था कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो वह क्या बोलते थे कि हमें अपने बच्चों को तहसीलदार थोड़ी ना लगवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियां लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया। बच्चों, यहाँ पर लंडे का आशय है हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि। बहियों का आशय है खाता और मुनीमी का आशय है दुकानदारी। तो बच्चों के परिवार वाले बोलते थे कि हम घनश्याम दास जी से उन्हें पंजाबी की हिसाब किताब की प्राचीन लिपि जो है उसे हम पढ़वा देंगे, उससे हमारे बच्चे खाता बनाने लगेंगे और पंडित घनश्याम दास जी 6-8 महीने में दुकानदारी का भी काम सिखा देंगे। यहाँ अर्थात स्कूल में तो अभी तक अलिफ बे जिम च भी नहीं सीख पाए हैं, अर्थात उर्दू भाषा की वर्णमाला को भी नहीं सीख पाए हैं। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो उनके साथ रहते थे वे राजस्थान और हरियाणा से आए हुए थे। वे व्यापार या दुकानदारी करने वाले परिवारों में से थे। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उसे लेखक उनकी बोली को बहुत कम समझ पाते थे और जिसके कारण उन्हें ऐसे कुछ शब्द रहते थे जिसके कारण लेखक को हंसी आ जाती थी। लेकिन जब खेल खेलते थे तब उस समय भाषा कभी आड़े नहीं आई। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार ए खेड़न दिन चार कैसे कब बीत गए। हमसे कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बच्चों, यहाँ लोकोक्ति का आशय है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या बात और ए खेड़न का आशय है खेलने के। तो लेखक को यह पता ही न चला कि लोगों द्वारा जो कही गई यह बात है कि ए खेड़न दे दिन चार, अर्थात खेलने के सिर्फ 4 दिन हैं, कब बीत गए, उनका बचपन कैसे बीत गया। उन दोस्तों में कभी भी स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने का कोई भी ध्यान ना आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे यह एक कैद हो। उनमें से कुछ दोस्त अपने माँ बाप के साथ काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य
बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन्हें कुछ घास का हरा होना और फूलों का सुगंधित होना यह याद था, क्योंकि उन्होंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा हुआ था और यह इसलिए याद रह गया उन्हें कि उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो सोच समझ थी, उसके अनुकूल रहा होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार, बच्चों अलियार का आशय है गली की तरह का लंबा सीधा रास्ता, के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियां कहा करते थे। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं जो आजू बाजू कटे छटे झाड़ उगा करते थे गली के दोनों तरफ, उसके नीम के पत्तों की खुशबू आज भी लेखक आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गेंदा, गुलाब और मोतिया की दूध सफ़ेद सी कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो कलियां तोड़ लिया करते थे। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि काफ़ी सारे फूल उगा करते थे, जैसे गुलाब, गेंदा, मोतिया, इनकी कलियां हुआ करती थी जिसे लेखक तोड़ लिया करते थे। चंदू चपरासी से आंखें बचाकर, अर्थात उनसे छुप करके वो एक दो कलियां तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी बहुत महसूस करता हूँ, परंतु यह याद नहीं है कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करता था। शायद जेब में डाल लेते थे, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती थी, या हम ही स्कूल से बाहर आते और उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे। इसका मतलब है लेखक कहना चाहते हैं कि उन्हें खुद भी याद नहीं है कि वे उन कलियों का क्या करते थे, या तो सूंघ लेते थे और या फिर उसे मुंह में लेकर के चबा लिया करते थे, कैसे, बकरी के मेमनों की तरह। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपी किताबों से जानी कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में हमें पढ़ा चुके होते। बच्चों, यहाँ श्रेणी का आशय कक्षा से है और सयाने का आशय समझदारी से है। तो जब बच्चे अगली श्रेणी में अर्थात अगली कक्षा में दाखिल होते तो उन्हें एक नया सयानापन अर्थात समझदार होने का एहसास होता। लेकिन दूसरी ओर जो पुरानी कॉपी और किताबें देखते तो उन्हें अपने मास्टरों से डर लगने लगता था। ऐसा क्यों होता है? जब बच्चे पुराने अपने शिक्षकों से बात करते हैं तो उनके मन में उनके लिए आदर भाव तो रहता है, लेकिन साथ में एक अंदर से एक ऐसा डर सा रहता है कि जिससे वो खुल करके अपने शिक्षक से बात नहीं कर पाते हैं, और वह डर से लेखक भी कांपने लगे थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि साल के शुरुआत अर्थात जनवरी-फरवरी की बात है, उस समय पढ़ाई होती थी और उसके बाद छुट्टियां लग जाया करती थी। तब लेखक को अच्छी तरह से याद है कि छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में फ़र्क हुआ करता था, अर्थात जैसे ही लेखक की छुट्टियां लगती थी तो शुरुआती दौर में क्या फ़र्क था और जब जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती थी तो क्या फ़र्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी, अर्थात उस समय ये 2-3 सप्ताह तो खूब खेलते थे। हर साल माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। ननिहाल अर्थात नाना जी का घर। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। और नानी का घर तो होता ही है प्यार वाला घर, जहाँ पे खूब खिलाई पिलाई होती है अपने नाती पोतों की। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। वो अपने ननिहाल की बात कर रहे हैं, अर्थात नानी के घर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो तालाब था वह इनके तालाब से थोड़ा छोटा था। दोपहर तक उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते थे। यहाँ पर लेखक खूब मस्ती करते हैं। वे दोपहर में तालाब में जाते थे और नानी से जो भी मन करता था, जो चीज़ बनाने के लिए नानी से कहते थे, वे नानी बना करके दे देती थी। नानी हमारे बोलने के ढंग और कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि नानी को उनके बोलने का ढंग बड़ा ही प्यारा लगता था और कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी, क्योंकि लेखक लगता है बहुत कम खाते थे। अपने पोतों को भी हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी, अर्थात लेखक बहुत अच्छी बातें करते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा।
लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नानी के घर का तालाब था, वह जहाँ पर लेखक रहा करते थे, उनके घर के तालाब जितना ही बड़ा तालाब हुआ करता था। जिस साल ननिहाल न जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब कभी ऐसा हुआ करता कि वे अपने नानी के घर नहीं जा पाते, उस समय वे उस साल वे अपने घर से थोड़ा बाहर जो उनके घर के पास में तालाब था वहां चले जाते, कपड़े उतार कर पानी में खूब खेलते, गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते और रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। बच्चों, यहाँ पर गंदले का आशय है गंदा या मटमैला पानी होना। तो लेखक क्या करते थे, पहले अपने शरीर को, गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर लेते थे, क्योंकि जब शरीर गीला रहता है और यदि हम उसमें रेत लगाएंगे तो वह पूरी तरह अपने पूरे शरीर पर लग जाती है। फिर किसी ऊंची जगह से तालाब पर छलांग लगा देते थे। ऐसा करने में बच्चों को बड़ा मजा आता है। और फिर गंदले पानी अर्थात मटमैले पानी से उसी रेत को साफ भी कर लेते थे और टीले की ओर भाग जाते थे, अर्थात वहां कहीं कहीं पर जा करके बैठ जाते थे। या उन्हें याद नहीं है कि यह 15-20 बार करते थे या 5-10 बार करते थे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे उन्हें बहुत अच्छे से तैरना आता हो। परंतु लेखक कहते हैं कि यहाँ पर एक दो को छोड़ करके किसी और को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उसी उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। बच्चों, यहाँ पर दुम का आशय है पूंछ और सलाह का आशय है विचार विमर्श करना। उन्हें ढांढस बंधाते थे। यहाँ पर ढांढस का आशय है धीरज दिलाना या हौसला देना। और लेखक बताते हैं कि जिन बच्चों को तैरना नहीं आता था, उन्हें भैंस की सींग या पूंछ पकड़कर आने के लिए उन्हें मशवरा दिया जाता था और उनका हौसला बढ़ाया जाता था कि वे आ सकते हैं। और जब पानी में कूदते समय गंदा पानी मुंह में आ जाता था, तो वे लोग बड़ी बुरी तरह से खांसते थे। उनकी सांस तक रुकने लगती थी, पर किसी भी तरह से वे लोग हाय हाय करके तालाब के किनारे पहुंच ही जाते थे। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता ही चला जाता। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अब लेखक को डर लगने लगा था कि जो मास्टरों ने उन्हें होमवर्क दिया हुआ है, अब उसके लिए कम पड़ने लग गई हैं उनकी छुट्टियां। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता, उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाने लगते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। लेखक क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर भी वे सोचते ही रहते थे कि यदि एक दिन में हम 10 सवाल भी कर लेंगे तो हमारे 20 दिन में पूरे सवाल हो जाएंगे। अभी वे सिर्फ दिमाग में ही सोच रहे हैं। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। अब वो जो उन्होंने 30 दिन का किताब लगाया था, उसमें से 20 दिन में तो सारे सवाल पूरे हो जाने थे, इसलिए उन्होंने 10 दिन और बिता दिए। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। अब उन्हें लगता कि अब हमारे स्कूल में पिटने का समय आने वाला है। हालांकि आज के समय में स्कूलों में पिटाई नहीं होती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं, परंतु डर भुलाने के लिए सोचने की 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक ये सोचते हैं कि 10 तो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 नहीं किए तो क्या हुआ, हम एक दिन में 15 भी सवाल कर लेंगे तो भी हमारे आसानी से पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे होने लगते। ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता हो। अब उन्हें ऐसा लगता कि खेलते-खेलते उन्होंने पूरा समय बिता दिया, और जब वो होमवर्क करने के लिए बैठते तो उन्हें ऐसा लगता कि बाप रे! ये दिन तो पूरा चला गया। दोपहर पूरी की पूरी चली गई, जैसे सूरज दोपहर में ही छिप गया है, दोपहर में ही शाम हो गई है। जैसे-जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता था। लेखक को जैसे-जैसे उनकी छुट्टियाँ कम होने लग जाती तो उन्हें एक डर सा लगने लगता था। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। सहपाठी अर्थात मित्र होता है। यहाँ पर
कुछ जो लेखक के मित्र थे, वे लोग होमवर्क करने से ज़्यादा अच्छा समझते थे कि एक बार पिटाई खा लो, वो सस्ता सौदा होगा। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वे होमवर्क नहीं करते थे तो बहुत डरते थे, लेकिन उन्हें उस समय यह ध्यान आ जाता था, जैसा कि ये लोग बोलते थे कि एक दिन पिटाई खाने में क्या जाता है, खा लेंगे और होमवर्क से बच जाएंगे। ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक ओमा नाम का एक विद्यार्थी था, जो इनका लेखक का नेता हुआ करता था। वह लेखक का नेता क्यों होता था, इसे लेखक आगे बताते हैं। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। लेखक यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि उनके जितने भी मित्र थे, वह ओमा विद्यार्थी से काफी अलग थे। ओमा बातें भी बहुत करता था, गालियां देना, मार पिटाई करना, यह सब उसके तरीके थे, और उसकी शक्ल सूरत भी सबसे काफी ज्यादा अलग थी। हांडी जैसा बड़ा सिर, हांडी अर्थात मटका होता है, उसके ठिगने 4 बालिश्त के शरीर पर, ठिगने अर्थात छोटा कद, और बालिश्त, बालिश्त अर्थात बित्ता, बित्ता मतलब आप कह सकते हैं फुट। बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के शरीर के माथे पर तरबूज रखा हो। यहाँ पर बता रहे हैं कि ओमा का कद काठी क्या थी, उसका शरीर कैसा था। उसका सिर बहुत बड़ा था और छोटा कद था उसका। 4 बालिश्त अर्थात 4 फुट के बराबर का शरीर, ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज किसी ने रख दिया हो। इतने बड़े सिर पर नारियल की सी आंखों का बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। अर्थात एक तो सिर बड़ा, ऊपर से उसकी हाइट कम, और जो आंखें थी वह बिल्कुल ही छोटी-छोटी थी, जैसे कि नारियल की आँखें होती हैं, और बंदरिया के बच्चे जैसा उसका चेहरा हुआ करता था। बहुत ही अजीब लगता था। लड़ाई वह हाथ-पाँव नहीं, सिर से किया करता था। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वह कभी भी हाथ-पैर से नहीं करता था, सिर्फ सिर से करता था। जब सांड की भांति फुफकारता, सांड अर्थात बच्चों बड़ा बैल होता है जो कि बहुत गुस्से वाला होता है। फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती पर मार देता, तो उससे दुगने-दुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। पीड़ा अर्थात उन्हें बहुत कष्ट होता था, और जब भी वो अपना सिर से मारता था, तो उससे बड़े बच्चे भी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगते, उन्हें इतना दर्द होता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली न तोड़ डालें। लेखक कहते हैं कि उन्हें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली न टूट जाए। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। लेखक ने यहाँ पे रेल बम्बा रखा हुआ है, जिसे कोयले से चलने वाले इंजन को कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये क्यों रखा था? क्योंकि जो ओमा था, उसका सिर जो था, वह रेल के इंजन की भांति ही तो था, और वो भी कौन-सा वाला? कोयले से चलने वाले इंजन की भांति था। इसलिए लेखक ने उसका नाम रेल बम्बा रखा था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे-छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। बच्चों, लेखक ने अपने स्कूल के बारे में बताया है, जिसमें वे बता रहे थे कि अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति उनके कमरे बने हुए थे, और जो पहला कमरा था वह हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, और उनके दरवाजे में चिक लटकी रहती थी। स्कूल की प्रेयर, प्रेयर अर्थात प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो उनके हेडमास्टर थे, जिनका चेहरा गोरा था, वे जब बच्चों को एक ही कतार में देखते तो वे खिल उठते, वे खुशी से भर जाते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक खड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो उनके पीटी टीचर थे, मास्टर प्रीतम चंद, वे बस देखते रहते थे कि कौन सा लड़का कतार कतार अर्थात लाइन में अच्छे से खड़ा है या नहीं खड़ा है, यह उनका काम रहता था देखने का। उनकी घुड़की
तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। यहाँ पर बच्चों घुड़की का आशय है धमकी भरी डांट और ठुड्डों से मतलब है लात या घूंसे। तो बच्चों यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब भी हम लाइन में खड़े रहते थे तो उनके जो धमकी भरी डांट रहती थी या उनके लात घूंसे जो वे बहुत जोरदार मारते थे उसके कारण से, उसके डर से वे लाइन में पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे कि कहीं ये लोग तिरछे तो नहीं खड़े हैं, और सीधी लाइन बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा था न सुना था। यहाँ पर बच्चों लेखक बता रहे हैं कि उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि सभी के बीच में एक सी दूरी होना चाहिए, क्योंकि वे लोग पीटी टीचर से बहुत डरते थे और उन्होंने उनके जैसा अध्यापक इतना अनुशासन प्रिय, इतना सख्त कभी ना देखा था और ना ही सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। बच्चों, यहाँ पर खाल खींचने का आशय है दंड देना या बहुत अधिक मारना। यह एक मुहावरा भी है। लेखक बता रहे हैं कि यदि कोई लड़का थोड़ा सा भी सिर इधर उधर हिला लेता था या एक पैर से दूसरे पैर को खुजलाने लगता था तो वह शेर के जैसे उस पर झपट्टा मार देते थे, उसे दबोच लेते थे और फिर मारने के मुहावरे को वह चरितार्थ कर देते थे, उसे साक्षात कर देते थे, बता देते कि यदि कोई भी ऐसा काम करेगा तो वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हेडमास्टर शर्मा जी का जो नेचर था वह पीटी टीचर से बहुत ही अलग था। पीटी टीचर बहुत सख्त स्वभाव के थे, लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी बहुत ही नर्म स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। वे कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं को खुद ही अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी को चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। बच्चों, यहाँ पर चमड़ी उधेड़ना भी एक मुहावरा है जिसका आशय भी वही है, चमड़ी उधेड़ना अर्थात दंड देना या बहुत अधिक मारना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं सुना था कि किसी भी कक्षा 5वीं के छात्र को उन्होंने मारा हो या किसी भी तरह से डांटा हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। जैसे उनके यहाँ जो स्कूल था वह एक कॉमन सा नाम था, एक आम नाम था, इसी तरह से उनके लिए चमड़ी उधेड़ना भी उसी तरह से आम बात थी। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते तो मेरे जैसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किया हंस देते। चपत से आशय चाटे से है। तो लेखक कहते हैं कि जब कभी हेड मास्टर के लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से लेखक मार खाते थे तो उनके जैसे कमजोर शरीर वाला भी अपना मुंह नीचा करके हंस दिया करते थे, अर्थात उनकी इतनी जोरदार मार नहीं होती थी। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि कोई भाई भीके नाम के पपड़ी वाला था जिनकी नमकीन पपड़ियाँ बहुत मजेदार लगा करती थी लेखक को, और उन्हें कुछ ऐसा याद आ रहा है कि उस समय 1 पैसे की 2 आ जाती थी वह नमकीन पापड़ी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए वे बहुत खुशी खुशी नहीं जाते थे, वे भागे नहीं जाते थे। पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक केवल कुछ ही बच्चों को, जिसमें 5-7 लड़के थे, उनको ही स्कूल जाना अच्छा लगता था और बाकी सभी रोते या चिल्लाते हुए जाते थे। इसका मतलब है उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। लेखक बता रहे हैं कि वैसे तो उन्हें स्कूल पसंद नहीं था, वे हमेशा रोते चिल्लाते हुए जाते थे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी रहती थी जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। वे कब रहती थी? जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली नीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते
तो हवा में लहराती। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन्हें तब स्कूल जाना अच्छा लगता था जब वे स्काउटिंग का उन्हें पीटी टीचर अभ्यास करवाते थे। नीली पीली झंडियाँ उनके हाथों में दे देते थे और 1 2 3 कहते। फिर सारे बच्चे जो रहते वे झंडियों को ऊपर नीचे करते, दाएँ-बाएँ करवाते, जिससे हवा में ये झंडियाँ लहराने लगती थीं। और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। बच्चों, यहाँ पे 2 रंगे से आशय है 2 रंग के। यहाँ लेखक कहते हैं कि फड़फड़ाती झंडियाँ अर्थात लहराती हुई झंडियों के साथ वे खाकी वर्दियां पहने रहते और गले में 2 रंग के रुमाल लटकाए हुए वे अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। जब हम कोई भी गलती नहीं करते थे, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी उनके दोस्त और वो लोग कोई गलती नहीं करते थे, तो पीटी सर अपनी आंखों को हल्के से झपकाते और हमें शाबाशी देते और कहते वेल बिगिन अगेन, अर्थात फिर से शुरू करते हैं, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाशी ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। यहाँ पर तमगे से आशय है पदक या मेडल। लेखक बताते हैं कि जब उन लोगों को शाबाशी मिलती थी तब उन सभी को ऐसा लगता था जैसे उन्होंने फौज के पदक या मेडल जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उन्हें सभी मास्टरों की अपेक्षा जो एक पीटी मास्टर से गुड मिलता था, सभी मास्टर जो उन्हें गुड देते थे, पूरी कॉपी में उन्हें जो गुड मिलते थे, यहाँ पे गुड का उन्होंने बहुवचन बताया है गुड्डों, तो गुड दिया करते थे, उससे कहीं अधिक मूल्यवान लगता था पीटी सर का शाबाश कहना। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहिब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी है। डिसिप्लिन का आशय है अनुशासन और गुडविल का आशय है साख या प्रख्याति। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें अपनी जो पढ़ाई रहती थी, पूरे साल भर की जो मेहनत उन्होंने पढ़ाई में की हुई होती थी, उससे ज़्यादा अच्छी पीटी साहब की यह गुडविल या उनकी जो अनुशासन में रह कर के जो उन्होंने साख या प्रख्याति प्राप्त की है, यह उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी। परंतु यह एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती है। यहाँ पर सती गुरु का आशय सतगुरु से है। लेखक कहते हैं कि जैसे गुरुद्वारे के भाई जी कथा करते समय बताया करते कि हम भय से ही प्रेम जागता है, अर्थात डर के कारण ही हमारे अंदर प्रेम की भावना जागती है, वैसे ही पीटी साहब के डर के कारण ही हमारे मन में भी प्रेम की भावना जग जाती थी। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। लेखक कहते हैं कि जब कोई आपको पूरे साल भर डांटे फटकारे लेकिन उसके बाद एक बार शाबाश कह दे तो वह हमारे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं होता है। यही दशा कुछ लेखक की और उनके दोस्तों की हुआ करती थी।